कुछ बच्चों को अगले 1 महीने में, कुछ बच्चों को एग्जाम देने के पहले और कुछ बच्चों को एग्जाम देने के बाद ये बात समझ में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि जो बात में डेंजरस सा लग रहा है सुनने में। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसको लेकर के कंफ्यूजन प्रिवेल करेगी, 100% प्रिवेल करेगी सबके दिमाग में नहीं, धीरे धीरे कुछ कुछ बच्चों की क्लैरिफिकेशन होती चली जाएगी। सर एग्जाम से पहले हो जाए तो ज्यादा बेटर है। नाउ वी हैव टू सी कि शेफरॉन कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, वो समझना पड़ेगा, है ना। चलो बोर्ड पे देखते हैं। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि सब लोग अपना पूरा ध्यान इसी पे रखना, बोर्ड के ऊपर, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा और तुम्हारे को भी समझ में आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, चल। फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स 5.60 मीटर हाइड्रोस्टैटिक का। आई थिंक 2 क्लासेस में मैं एक चीज बताना भूल गया तुम्हारे को। वो इसलिए भूल गया क्योंकि मैंने तुम्हारे को पढ़ाया नहीं है ये, तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू गाइज आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। किसी को मालूम है? बता रखा है सर ने। देखो, बताना और समझ में आना 2 अलग बातें हैं ना। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, उस जगह पे ड्राफ्ट कितना है अपना, वो अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये वाटर प्लेन क्या होता है सर? वाटर प्लेन अपना जिस ड्राफ्ट पे अपना जो प्लेन रहेगा शिप का, वो वाटर प्लेन एरिया हो गया शिप का। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो आई बिलीव कि सबको हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता है। इसकी थोड़ी सी एनहेंसमेंट कर देता हूं मैं, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को थोड़ा सा। सब लोग जहाज पे चलेंगे। इमेजिन योर शिप इज एट एंकरेज। सब लोग इमेजिन करो। ओके सर। अब एंकर पे तुम्हारा जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से यस सर। तुम्हारे जहाज का 6 मीटर का ड्राफ्ट है अभी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड एंड ड्राफ्ट बोथ। सॉरी, ड्राफ्ट कौन सा सर? फॉरवर्ड एंड ड्राफ्ट बोथ भी हाइड्रोस्टैटिक। इवन कील है ना? योर शिप इज एट इवन कील, 6 मीटर का ड्राफ्ट है। ओके सर, ठीक है। अब कुछ तुम्हारा अंडर वाटर वॉल्यूम होगा जहाज का और तुम्हारा कुछ अबव वाटर वॉल्यूम होगा जहाज का। यस सर। यस सर। ओके, अबव वाटर वॉल्यूम है जहाज का, उसको आगे से पीछे तक चाकू लेके काट दो। काटो काटो, काट दिया सर। अबव वाटर वॉल्यूम को काटो और उठा के बाहर फेंक दो, अलग फेंक दो। यस। फेंक दिया, ओके। अब हेलीकॉप्टर लो और हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा सा ऊपर जाओ और वहां से जो कटा हुआ पोर्शन है नीचे वाला अंडर वाटर वॉल्यूम का कटा हुआ पोर्शन ऊपर से दिख रहा है, जो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा ऊपर से ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड वाटर प्लेन। यस सर। सही है। इस वाटर प्लेन का जो सेंट्रॉइड है, इस वाटर प्लेन का जो सेंट्रॉइड होगा, ये अलग सी फिगर है, सिस्टमैटिक फिगर नहीं है, कंसिस्टेंट फिगर नहीं है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, दैट सेंट्रॉइड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इस वाटर प्लेन का जो अभी किसी बच्चे ने बोला था सेंटर वर्ड यूज किया था, दैट सेंटर इज नॉट करेक्ट वर्ड। वी कॉल इट एज सेंट्रॉइड ऑफ द वाटर प्लेन एरिया इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है। और जो लेट से ये कील है, कील से यहां तक का जो ड्राफ्ट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? कह सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो ये बात समझ में आ गई। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को ही समझाना चाह रहा था मैं। एक और चीज, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ी सी समझते हैं, फिर मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। ये सब छोटी छोटी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो तुम लोग डिपार्चर पोर्ट पे खड़े हो, डिपार्चर जहाज का डिपार्चर होने वाला है, पायलट बस आने ही वाला है, कार्गो ऑपरेशंस खत्म हो गए, चीफ ऑफिसर ने बोला तुम्हारे को जा बेटा फाइनल ड्राफ्ट लिया। अब तुमने फाइनल ड्राफ्ट लिए, फॉरवर्ड के थे 5 मीटर, लेट्स से मिडशिप का ड्राफ्ट तुमने दिया 5.8 मोटा मोटी, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है। और तुमने आफ का ड्राफ्ट दिया 7 मीटर का। तो मुझे ये बताओ इन तीनों ड्राफ्ट में से कौन सा ड्राफ्ट रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल है? मिडशिप वाला का सर? अगर मिडशिप का ड्राफ्ट ही सही ड्राफ्ट है तो बाकी दोनों ड्राफ्ट की क्या जरूरत थी? सर मेन ड्राफ्ट
चलो मीन ड्राफ्ट पे भी आता हूँ, अभी मीन ड्राफ्ट पे भी आता हूँ। तो एक तो हो गया, तुमने कहा मिडशिप ड्राफ्ट और एक ने कहा मीन ड्राफ्ट, करेक्ट। ये दोनों ही ड्राफ्ट रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल नहीं है। द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल वी कैन नॉट सी, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब मुझे एक बात का जवाब दो, कितने लोगों ने बल्क कैरियर पे सेल किया? यस सर। अगर बल्क कैरियर पे सेल किया है तो ये वाला फंडा हमने बल्क कैरियर पे क्यों नहीं लगाया भाई? Why we are taking 6 drafts of the vessel, फिर हम बैठ करके सर्वेयर से माथा पच्ची करते हैं, पूरी ड्राफ्ट कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद वैल्यूज पे निकालते हैं। हाँ जी, बल्क कैरियर वाला, इसका मतलब क्या है? द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल यू कैन नॉट सी, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो बल्क कैरियर पे हम एक फंडा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट। कितने लोगों को मालूम है? हाँ जी, बल्क कैरियर सही है कि नहीं? यस सर। अरे आवाज नहीं आ रही यार बल्क कैरियर वालों की। अभी तो 2-3 लोग बोल रहे थे, क्या ये पता ही नहीं है क्या लिख दिया मैंने? यस सर, क्वार्टर मीन ड्राफ्ट। सो ये जो कैलकुलेशन है बल्क कैरियर पे ही हम करते हैं। ये कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन आप सीखोगे फेज 1 में, ठीक है? मैं जो कैलकुलेशन सिखाऊंगा वो बाकी जहाजों के लिए सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। ये मेरा ही पार्ट है, आई विल टीच यू हाउ टू गो अबाउट इट। बट अभी के लिए मैं ये समझाना चाह रहा था, पहली बात कि हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, दूसरी बात हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही रियल ड्राफ्ट होता है, तीसरी बात हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हम पढ़ नहीं सकते हैं, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। 3 चीजें मैंने समझाई। आ रही है मेरी बात समझ में? सर बल्क पे हाइड्रोस्टैटिक क्यों नहीं कैलकुलेट करते? नहीं, बल्क पे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही कैलकुलेट करते हैं, पर उसकी कैलकुलेशन का जो तरीका है उसको मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट तरीका बोलते हैं। मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट के तरीके से हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही कैलकुलेट करते हैं बल्क कैरियर पे। द प्रोसीजर इज डिफरेंट। अब बात समझ में आई? कैलकुलेट हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही करते हैं, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट। ओके सर। ठीक है, चलो तो कुछ बात समझ में आई। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल क्या होता है, और रियल ड्राफ्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि 5.60 मीटर हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट कम बैक। Yes guys, just a minute. So, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लोग अपनी हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स पे जाएं और मुझे ये वैल्यूज बताएं। कौन बताएगा? गौतम कुमार साहब बताएंगे मेरे को। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अपने हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स पे जाके मुझे ये वैल्यूज बताएं। पंडित जी बोलो। हाँ साहब बताएं। 5.60 मीटर पे हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में पेज नंबर 7 और 8 पे जाकर के 5.60 की पे वैल्यूज बताएं, क्योंकि ये 1025 लिखा हुआ है। हाँ या ना? आराम से जो हाइड्रोस्टैटिक टेबल पे दिया हम सीधा बता सकते हैं। यस सर। पहला 2.80 है 2. मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ बेटा। कौन सी किताब से पढ़ रहे हो पंडित जी? 5063 पंडित जी एलमनाक नहीं देखना है। 5063 सर। 5063। एक मिनट यार, मेरा पेन नहीं चलता, एक सेकंड, पेन को क्यों आ गया? अरे 2.80 का ड्राफ्ट बता रहा है। हैं? गलत बताया। 111 सर। 1.60 ड्राफ्ट। 1120। 1120। ओके यस सर। ठीक है, तो इतना देर क्यों लगाई बेटा? चलो कोई बात नहीं। 1120 टीपीसी सर 22.3। ओके। एमसीटीसी 171.0। अभी बस यहीं पे रुकते, 3 बता रहा हूँ, 3 की बात कर। अब अगर यही बात मैं कुछ ऐसे लिखता, फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स एट 5.60 मीटर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इन वाटर ऑफ RD 1.015। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी डिफरेंट है। ओके, चलो ध्यान से सुनना, तो बहुत धीरे बताऊंगा क्योंकि सारा गेम यही है। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? ड्राफ्ट कॉमन है, बिल्कुल, और डेंसिटी डिफरेंट है। सही है। अब इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में हम हर बार एक लाइन ऑफ थॉट रखेंगे। क्या लाइन ऑफ थॉट रखेंगे? पहले इसकी बात कर रहा हूं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जहाज
एक पोर्ट पे खड़ा है, उस पोर्ट पे अभी मेरा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है उसकी वैल्यू 5.60 मीटर है, और अभी जब मैंने उसकी डेंसिटी नापी तो उसकी डेंसिटी 1025 है इस क्वेश्चन के लिए। अभी इसी पे हूं। इसका मतलब क्या हुआ, जो फिजिकली मेरा जहाज जिस डेंसिटी पे खड़ा है वो 1025 की है, और मुझे अभी डेटा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं मैं अपने आप को चीफ ऑफिसर मान लेता हूं, समझाने की बात कर रहा हूं। तो मैं शिप्स ऑफिस में जाऊंगा, शिप्स ऑफिस में जाकर के अपनी ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट खोलूंगा और वहां से एक डेटा निकालूंगा, ये वाला। अब क्योंकि ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में जो डेटा दिया हुआ है वो 1025 का डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा जहाज भी 1025 पे खड़ा हुआ है। तो जो डेटा टेबल में दिया हुआ है वही डेटा मेरे प्रैक्टिकली फिजिकली अभी जो सिचुएशन है उसके लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात सही है? यस सर, करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, इस वाले पार्ट पे। इस पे भी हम क्या लाइन ऑफ थॉट रखेंगे हर बार कि मेरा जहाज एक पोर्ट पे खड़ा हुआ है, अभी मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5.60 मीटर है, अभी जब मैंने उसकी डेंसिटी नापी तो मुझे वो डेंसिटी मिली 1015 की, करेक्ट। सो एज ए चीफ ऑफिसर अगेन ये डेंसिटी नापने के बाद मैं शिप्स ऑफिस में जाऊंगा, शिप्स ऑफिस में जा करके मैं जब बुकलेट खोलूंगा ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट, उसमें जो मुझे डेटा दिया हुआ है वो 1025 का ये डेटा दिया हुआ है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। बट फिजिकली मेरा जो जहाज है वो किसी और वाटर में खड़ा हुआ है, तो जो डेटा इसके लिए एप्लीकेबल है क्या वही डेटा इसके लिए एप्लीकेबल होगा? मे बी, मे नॉट बी। अब ये मे बी और मे नॉट बी कैसे है इसको समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। इन दोनों सिचुएशन में व्हाट इज द कॉमन थिंग? ड्राफ्ट रिमेन्स द सेम, सही है। अब इसको समझते हैं। W is always equal to underwater volume into density। क्या ये बात सही है? यस सर। सही है। इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं, इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं, इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं। अब इसको इसके लिए बना रहा हूं और सेम अप्लाइज W, इसको डॉक वाटर मान लेता हूं। डॉक वाटर V डॉक वाटर इनटू डेंसिटी डॉक वाटर। क्या ये बात भी सही है लॉजिकली? भाई जो डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर की होगी वो डिपेंड करेगी अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ डॉक वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ डॉक वाटर। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। लॉजिकली। सो इन दोनों केस में अगर ड्राफ्ट हमारा सेम है, इसका मतलब हमारा अंडर वाटर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। यस सर। सही है कि नहीं? लॉजिकली इन दोनों सिचुएशन में अंडर वाटर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये कॉमन हो गया। एम आई राइट? यस सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर because it is 1025. Density of dock water is less because it is 1015. So अगर ये फैक्टर बड़ा है, ये दोनों फैक्टर कॉमन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट वाटर ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉक वाटर कम होगी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। है ना? इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर की अभी आने वाली है कैलकुलेशन के बाद, हमारे को एक क्लैरिफिकेशन हो गई कि उसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम आने वाली है। करेक्ट? बिल्कुल सही। यस सर। बिल्कुल सही है ना? सो अगर इसको मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, इफ आई इक्वेट, 2 मिनट देना मेरे को, इफ आई इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, कैन आई से W salt water divided by density salt water is equal to W dock water divided by density dock water। क्या ये बात सही है? और इज इक्वल टू सॉल्ट वाटर इक्वल टू VDW, बिकॉज ये दोनों तो सेम ही है। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। कोई परेशानी? इस पार्ट को मैं निकाल देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ तक, एक बार नोट डाउन कर, फिर मैं कुछ मिटा देता हूँ, वरना एक स्टेप मिस आउट हो जाएगा। सर लाइट पड़ रही है सर, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, अभी करते हैं सर। अब ठीक है? यस सर। तो थोड़ा नीचे हो गया ना, करता हूँ दोबारा। हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। क्या कोई उतार ही नहीं रहे? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो। तो इस चीज को मिटा रहा हूँ बस मैं।
बाकी सब रिमेन्स द सेम। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, और इसका जो अगला स्टेप है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ दिस इज करेक्ट। चलो मैं इसके नीचे लिखता हूँ वरना कंफ्यूजन तुम्हारे को बढ़ जाएगी। ब्लू सॉल्ट वाटर, इसको ऊपर ले जाऊं, डेंसिटी डॉक वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी सॉल्ट वाटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर। हमारे को यही तो निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर एट द मोमेंट इन 1015। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या हम डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर निकाल सकते हैं? सो आई कैन से 1120 into 1.015 divided by 1.025 is equal to 110 tons. So जब हमारा जहाज इस डेंसिटी पे खड़ा हुआ है इस ड्राफ्ट के ऊपर, तो टेबल से कंसल्ट करके जो प्रेजेंट फिजिकल डिस्प्लेसमेंट आई उसकी वैल्यू 110 टन्स थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो है, अच्छी बात है, अभी आ गई है। बट जो मैंने बात कही है ना, कुछ लोगों को अभी, कुछ लोगों को बाद में, कुछ लोगों को एग्जाम से पहले, वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेगी। बट हो सकता है तुम्हारे बैच में अच्छे बच्चे जल्दी समझ जाए, बहुत बढ़िया बात है। सर स्टेबिलिटी में यही तो करते हुए आ रहे हैं अभी तक। क्या? ये चेंज ऑफ डेंसिटी का। हाँ, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या बेटा, मैं बताता हूँ। हाँ सर, उसमें दोनों में फर्क क्या? डिस्प्लेसमेंट सेम रखते थे सर। मैं तेरी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब तक हम जो करते आ रहे थे ना, उसमें हम एक फंडा लगा रहे थे। क्या फंडा लगा रहे थे? When a vessel goes from one density to another physically, दोबारा बोल रहा हूँ ये शब्द, when a vessel goes from one density to another physically, displacement remains the same. यही कहना चाह रहा तू? हाँ सर, उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम रखते थे, अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज। करेक्ट। बट इस केस में हमारा जहाज कहीं नहीं गया है, हमारा जहाज एक पोर्ट पे खड़ा हुआ है। हम शिप्स ऑफिस में गए हैं और शिप्स ऑफिस पे टेबल खोल के हम कंसल्ट कर रहे हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। बस यही चीज याद रखनी है हर बार कि व्हेन अ शिप गोज फ्रॉम वन डेंसिटी, लिख लो, लिखो लिखो, मैं लिखवाई देता हूँ इसको। यही चीज समझानी है बस, और यही चीज में कंफ्यूजन है। राइट डाउन। सर बोर्ड थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, बोर्ड ऊपर करूँ? लो सर, प्लीज राइट डाउन। व्हेन अ शिप गोज फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर, फिजिकली को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करो, चाहे बड़े में लिखो चाहे कलर से लिखो, फिजिकली को हाईलाइट करो। व्हेन अ शिप गोज फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर, फिजिकली डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। When a ship goes from one density to another, physically displacement remains the same. अब ये जो लाइन तुमने लिखी, इसके अगली जो लाइन है उसके सेंटर में लिखो PUT। अगली लाइन से लिखो, तीसरी लाइन से। When we are doing cargo calculations, not cargo cargo, when we are doing calculation in the port, when we are doing calculations in the port, in a density other than salt water density। अरे आनंद मोहन, क्या हो गया तेरे घर पे? आनंद मोहन कम इन, भाई आएगा ही नहीं अब। हाँ, क्या बता रहा था मैं? When we are doing calculations in the port, and a ship is standing in another density than the salt water, and we are consulting trim and stability booklet, and we are consulting trim and stability booklet। सर एक बार सॉल्ट वाटर डेंसिटी के बाद से लिखवा देना। हाँ, उसके बाद ही तो बता रहा हूँ, सॉल्ट वाटर डेंसिटी के बाद ही। and we are consulting trim and stability booklet which has the data for salt water density, comma, draft physically and draft in the table remains the same. Draft physically and draft in the table remains the same. Density dependent items values, density dependent items values changes. Density dependent items values changes while WHILE, while draft oblique underwater volume dependent items, draft oblique underwater volume
dependent items values remains the same. सर वो ऑब्लिक बोला था आपने. ऑब्लिक का मतलब होता है ये ड्राफ्ट ऑब्लिक अंडर वाटर वॉल्यूम, ये होता है बेटा ऑब्लिक. ओके सर, ऑब्लिक है ना. ऑब्लिक इज दिस, यानी कि हम जब दोनों चीजों को अंडर वाटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. भाई जिसने लिखा है भाई साहब को बताएं जरा, कृष्णा कुमार को. शामिद बग्गा. Yes, sir. शामिद बेटा जरा बताइए कृष्णा कुमार को क्या लिखा है तूने. Sir, when ship goes from one density to another, physically displacement remains the same. But when we are doing calculations in the port in a density other than saltwater density, and we are consulting trim and stability booklet which has the data for saltwater density, draft physically and draft in the table remains the same. Therefore, density dependent items values changes while draft oblique underwater volume dependent items values remains the same. बिल्कुल सही है. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखवाई है. इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ. अब याद करो कल मैंने जो ये 9 कॉलम में थे उसमें ड्राफ्ट के बाद पहले 3 चीजों को ब्लू में फर्स्ट ग्रुप लिखवाया था. यस सर. उसको मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ग्रुप आइटम, बिकॉज ये सारी आइटम कौन सी थी, डेंसिटी डिपेंडेंट आइटम्स थी. इसका मतलब ये हुआ ये तीनों आइटम्स की वैल्यूज इस वैल्यू से चेंज हो जाएगी. टीपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीपीसी विल बी सेम फॉर्मूला 22.32 into 1.015 divided by 1.025. Similarly, MCTC की भी वैल्यू 171.0 into 1.015 divided by 1.025 हो जाएगी. यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी टीपीसी की 22.10, इसकी वैल्यू क्या आएगी 169. बट बाकी जो वैल्यूज हैं LCB, LCF, VCB, KMT, KML, जो भी वैल्यूज ये वाली हैं वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएंगी, सेम अप्लाई हो जाएगी. यानी कि इसकी वैल्यू थी 72 तो इस डेंसिटी में भी इसकी वैल्यू 72 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी क्योंकि ये डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है. LCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 72.675 है, यही वैल्यू इसमें भी रहेगी 72.675 एंड सो ऑन. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर. समझ गया सर. देखो दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, जब भी फ्यूचर में कल परसों तरसों अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद 5 हफ्ते बाद जब भी डाउट आएगा, ये जो पैराग्राफ मैंने अभी लिखवाया है, जब भी डाउट आएगा इस पैराग्राफ को आके दोबारा पढ़ोगे. जब भी डाउट आएगा इस पैराग्राफ को आके पढ़ोगे, डाउट क्लियर हो जाएगा. 2-3 बार ऐसा करोगे तो दिमाग में बात छप जाएगी कि ये जो सर ने लिखवाया था उसका मतलब क्या था. अभी तुमने सुना है, अभी लिख लिया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है. ठीक है, जहां हम 2, 3, 4 न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बेस्ड कंफ्यूजन आएगी, हम सॉल्व करेंगे. और ये जो पैराग्राफ लिखवाया है, इस पैराग्राफ को आके हर बार तुम देखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी. एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर. सबको समझ में आ रही है बात? किसी कोई डाउट है मेरे से पूछो. प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस. सर. हाँ बेटा. सर ये ड्राफ्ट फिजिकली एंड ड्राफ्ट इन द टेबल रिमेन सेम. हाँ बेटा बोल. इसका क्या मतलब हो सर? इसका मतलब ड्राफ्ट फिजिकली एंड ड्राफ्ट इन द टेबल रिमेन सेम. हाँ ओके. देख ध्यान से देख, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या 5.60 मीटर का ड्राफ्ट है? यस सर. इस क्वेश्चन में 5.60 मीटर का ड्राफ्ट है. यानी कि yes, हमारी टेबल में सारे ड्राफ्ट दिए हुए हैं. आई थिंक 2.8 से दिए हुए हैं ना. आई एम नॉट श्योर क्या वैल्यू स्टार्ट करी है. 2.8 से स्टार्ट करेंगे. 2.8, 3 मीटर, 3.2, हर वैल्यूज के लिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है. करेक्ट. अब हमारा जहाज किसी सिचुएशन में 5 मीटर पे होगा, हमारा जहाज फिजिकली की बात कर रहा हूँ, किसी सिचुएशन में 5.6 पे होगा, किसी सिचुएशन में 6 मीटर पे होगा. तो टेबल तो बनी हुई है ना, हमें तो अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखनी है कि अभी हमारा ड्राफ्ट क्या है और उससे हमारे को एंटर करना है. सिंपल. तो ड्राफ्ट फिजिकली जो भी मेरा ड्राफ्ट है अभी का और टेबल में जिस ड्राफ्ट को मुझे कंसल्ट करना है वो दोनों तो सेम ही है ना. यस सर. आई मेरी बात समझ में? यस सर. लॉजिकली मतलब ऐसा समझ ले, अभी मैंने कहा सपोज मेरा जहाज अभी लोडिंग के लिए स्टार्ट हुआ, आज पहला दिन है, 5 दिन मान के चल रहा हूँ कि 5 दिन में मुझे लोडिंग खत्म करनी है अपना जहाज. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे जहाज का ड्राफ्ट है 3 मीटर का फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे अभी कैलकुलेशंस करनी है. तो मैं क्या करूंगा, 3 मीटर का ड्राफ्ट लेके टेबल पे पहुंच जाऊंगा और डेटा निकाल लूंगा.
अगर मेरी डेंसिटी सेम हुई 1025 हुई तो जो वैल्यू दी हुई है वही ले लूंगा। बट अगर मेरी ड्राफ्ट 3 मीटर का है और डेंसिटी डिफरेंट है तो पहले मैं टेबल से ये डेटा उतारूंगा और ये 3 वैल्यूज को कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो मेरी 3 मीटर पे कैलकुलेशन आ गई। अगले दिन 4 मीटर ड्राफ्ट हो गया तो 4 मीटर पे कैलकुलेशन कर लूंगा, 5 मीटर ड्राफ्ट हो गया 5 मीटर पे कैलकुलेशन कर लूंगा। यानी कि फिजिकली मेरा जो ड्राफ्ट चेंज होता जा रहा है उसी हिसाब से मैं टेबल में उसी हिसाब से घुस रहा हूँ, तो टेबल में और फिजिकली मेरा ड्राफ्ट सेम हो गया ना। कहने का मतलब ये है, यस सर। है ना। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सर बट ये ड्राफ्ट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, जो हमें मिलेगा वो रियल थोड़ी होगा। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट से हम एंटर कर रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सारी बात समझ में है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तक कैसे पहुंचना है कल या परसों बात करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एंड देन गो टू द टेबल। बेसिकली लॉजिक ये है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एंड देन गो टू द टेबल। तो अभी मैंने क्या सिखाया है कि मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है और फिर टेबल पे गए। ठीक है, ये वाली बात है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैंने क्लास खत्म नहीं की बेटा, वैसे टाइम हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, क्लास खत्म करता हूँ। एक छोटी सी बस बात मुझे बताओ, मेरे 3 दिन हो गए हैं क्लास लेते हुए, तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है या मेरी स्पीड तेज है या इट इज ओके? परफेक्ट बेस्ट है सर। परफेक्ट ऐसे नहीं रखना प्लीज। सॉरी, परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है सर। मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। ओके, चेंजेस करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उसके प्लस माइनस कर लूंगा। सर आप ही की तो बात समझ में आती है। नहीं सर, आप ही की बात समझ में आती है सर, चेंज नहीं करना Yes, पड़ा। आप ही बात समझ आती है सर। सर नेविगेशन मैं तुम्हें कहा ना, गिव मी 2 वीक्स टाइम, मुझे थोड़ा सा मेरा फिजिकली बेटर होने दे। मैं आई एम सब अगले हफ्ते मैं सब सेम क्लासेस रखूंगा सर। इसलिए ये आप- इंटरनल एग्जाम का कुछ पूछना था सर। हाँ बोलो सर ये कब से स्टार्ट होंगे इंटरनल? बेटा, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करा है, तू मोटा मोटी मान सकता है 3 अगस्त से एग्जाम होंगे 3 अगस्त से सर। रफली। सर ये भी ऑनलाइन ही होंगे सब? 99.9%। अप्रॉक्स 100%। तो डेल्टा भी आ रहा है ब्रो। 100% मैं किसी चीज को नहीं मानता, 100% मैं किसी चीज को नहीं मानता। पता लगा थर्ड वेव आई नहीं। अभी दिल्ली में केस कितने हैं? कुछ 100 से कम केस आ गए दिल्ली में। तो अगर इसी रफ्तार से कम होने लगे तो उसका सब कुछ खुल जाए, एजुकेशन भी खुल जाए। SSTP तो मिला नहीं है सर, फिर तो दिक्कत होगी सर। SSTP का एग्जाम से क्या लेना देना अभी? सर बाद में सर्टिफिकेट भी तो लेना है सर। हाँ, सर्टिफिकेट की बात वो एक सेपरेट इशू है, पहले इंटरनल एग्जाम तो दे लो। ठीक है सर, है ना? देखते हैं। क्योंकि देख SSTP की जो तूने बात करी है, SSTP हमारे को 14 अगस्त तक चाहिए और 14 अगस्त में अभी 1.5 महीना बाकी है और 1.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सर अगर इन केस नहीं मिलता है फिर क्या करा जाएगा सर? फिर मैं 14 अगस्त को बात करूंगा। चला, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना अगर कुछ दिन बाद ही मिल जाए SSTP तो? नहीं, हम लोग तुम्हारे को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सिर्फ ये दिक्कत आएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सर SSTP सबमिट करने बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना? अगले दिन ही मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर साइन वाइन सब हो गया तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके सर, बस यही पूछना था सर, बस। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। यानी कि मैं जो बात कर रहा था कि अगर हमारा जहाज किसी और डेंसिटी पर है तो जो अवेलेबल बुकलेट है उसको यूज करके मुझे डाटा निकालना है अपनी डेंसिटी के लिए। ये बात मैं कर रहा था जिसमें मुझे सडनली कुछ याद आ गया, नेविगेशन। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक तुम्हारे फंडामेंटल जो गलत है, आई डोंट नो, शायद ठीक भी हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो वो शायद ठीक भी हो, आई एम नॉट श्योर, वो देख लेते हैं। एक बात बताओ, तुम ये कर रहे हो ना अभी, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड एंड ट्रू ऑल्टीट्यूड? यस सर। बढ़िया। इसमें एक एल्मनैक में एक मर पास का टाइम दिया हुआ है, किसी को मालूम है? हाँ सर, राइट कॉर्नर में। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 12-13, किसी पर्टिकुलर डेट की मैं बात कर दूं, इसका मतलब क्या है? ये LMT इज इक्वल टू 12-13 है, जिसपे तुम लोग GMT LI निकालते हो और फिर GMT निकालते हो। GMT इज इक्वल टू 12-13। GMT 12-13 सर। अच्छा GMT, फिर तुम LMT क्यों लिखते हो? इसी पे तो LIT लगाते हो। यस सर। हाँ सर। कंफ्यूजन क्यों है? कॉन्फिडेंस से बताओ। सर ये होता है GMT पे LIT लगाते ना सर। GMT पे LIT लगाएंगे, LMT पे GIT लगाएंगे, LIT लगाएंगे तो GMT निकलेगा। तो मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है ना, ये गलत लिखा है? सर GMT होता है ना, 12-13 आपका GMT है ना? ये GMT है।
तो GMT पे वो LIT GMT होगा, फिर LIT लगेगा, फिर LMT आएगा। हाँ सर, पहले GMT पे LIT लगेगा, हाँ फिर सर, राइट। LMT आएगा सर। अच्छा, तो ये LMT है, ये दिस इज LMT। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, बैडली कंफ्यूज। सर नेविगेशन पूरा कंफ्यूजन निकल गया सर। पंडित अच्छा, कहने को मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा था। मैंने आँख खोलो सब दिखेगा। सर ये दिल का दर्द है। मैं क्या कहना चाह रहा था समझते हैं, जो एक्चुअली मैं जिस बात पे अटक गया। अब सोच के देखो, हमारा जहाज कहीं पर भी है दुनिया में, समुद्र के अंदर में, तुम वहां पर अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, क्या ये बात सही है? हाँ सर। लॉजिकल सी बात है भाई, तुम कहीं भी हो सकते हो, इंडियन ओशन में, अटलांटिक में, पैसिफिक में, मेडिटेरेनियन में, ब्लैक सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, XYZ, तो कितने नाम में ले सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं होता है ना। सो द पॉइंट इज, जब सन तुम्हारे मरीडियन पे है तो तुम्हें सन का डेटा निकालना है, क्या ये बात सही है? यस सर। पर जो सन का डेटा तुम्हारे को निकालना है, उसके लिए एक किताब तुम्हें दी हुई है, उस किताब का नाम है एल्मनैक, क्या ये बात भी सही है? यस सर। सही है सर। अब जो किताब में डेटा दिया हुआ है, वो डेटा GMT के हिसाब से दिया हुआ है। यस सर। अब इस पॉइंट पे पॉज कर रहा हूँ, अब स्टेबिलिटी को इसमें घुसा रहा हूँ। सिमिलरली हमारी जो किताब है MV हिंशिप पर्टिकुलर्स, उसमें जो डेटा मेरे को दिया हुआ है वो 1025 के लिए दिया हुआ है, बट मेरा जहाज तो फॉर एग्जांपल 1015 में खड़ा हुआ है, तो मुझे डेटा किसका निकालना है? 1015 का। बट मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है वो किताब, उस किताब में डेटा 1025 का दिया हुआ है। तो मैंने एक प्रोसीजर बनाया जो तुम्हें कल सिखाया और अपना डेटा निकाल लिया। सिमिलरली नेविगेशन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे को सूरज का डेटा तो उस वक्त का चाहिए, अभी का डेटा, जिस समय तुम उसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, पर उसका डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है। उसका डेटा सिर्फ एक किताब में अवेलेबल है जिसका नाम है एल्मनैक। उस किताब में जो डेटा दिया हुआ है वो GMT के हिसाब से दिया हुआ है। तो अभी जो टाइम तुम्हारे यहाँ पर है उसको तुम्हें GMT तक ले जाना पड़ेगा ताकि तुम डेटा निकाल सको सूरज का GMT के हिसाब से। आ रही है मेरी बात समझ में? कम आ रही होगी मुझे मालूम है। अब आगे बताता हूँ। जो ये वैल्यू दी हुई है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना और पढ़ो क्या लिखा है मैंने। LMT at Greenwich is equals to 1213। 1213 इसका एक्चुअली मतलब ये है, ये GMT है, बट हम GMT लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? इसके पीछे रीजन है। हम सारे तो 12वीं पास करके पहुंचे हुए हैं, हाँ या ना? यस सर। अगर हम इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर IIT में या मेडिकल में नहीं होते। यस सर। तो क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए हमारे को फंडा सिखाया कि अगर मैं GMT लिख देता यहाँ पर और उसके ऊपर मैं कहता है LIT लगाओ और उससे GMT निकालो, तो तुम कहते हैं यार ये क्या फंडा हुआ, GMT से GMT निकाल रहे हैं। अब समझा रहा हूँ इसका लॉजिक क्या है। ये जो टाइम दिया हुआ है ग्रीनविच का टाइम दिया हुआ है, यानी कि 12:13 जब GMT में होंगे तब ये ग्रीनविच पे मेरिडियन पैसेज पे सूरज आएगा। बट अभी सूरज कहाँ पे है? अभी तो सूरज तुम्हारे मेरिडियन पे है ना। तो जब ये सूरज तुम्हारे मेरिडियन पे आया, अब तुम्हारे मेरिडियन का मतलब LIT, इस पे तुमने LIT लगाया, तो तुमने जो GMT निकाला इसका मतलब ये है जब सूरज तुम्हारे लॉन्गिट्यूड पर आया उस वक्त GMT पे टाइम क्या है? दिस इज द GMT टाइम at that moment when you are taking the observation, so that इस GMT से तुम एल्मनैक में एंटर करके अभी का डेटा निकाल लोगे। सॉरी, इसका करो, अभी का डेटा, अभी प्रेजेंट का, जहां पे तुम ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वहां का डेटा निकाल लोगे एल्मनैक से। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आई बात समझ में? सो द पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल काम कर जा रहे हैं, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया, फिर आंसर निकाल दिया, हाँ आंसर निकल गया, काम चल गया, बात खत्म। बट वो कर क्या रहे हैं वो तो समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये बात मुझे याद क्यों आई? ये बात समझाने के लिए कि हमने जो कल सीखा था उसके लिए भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी। हमारे पास एक ही किताब, एक ही डेटा अवेलेबल है जो कि 1025 पे दिया हुआ है, तो हमारे को कोई प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमने इस पे डेवलप किया एक प्रोसीजर जिससे हम अपना GMT का टाइम निकाल पाए। जब हमारे पे पॉइंट पे जब सूरज है तब GMT पे टाइम क्या है? GMT टाइम क्यों निकाला? ताकि डेटा हम एल्मनैक से निकाल सके, क्योंकि वही डेटा अवेलेबल है हमारे पास। और मेरे पास अपने मेरिडियन का डेटा अवेलेबल होता सूरज का, तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आ रही है बात समझ में? तो मैं सीधा ही वैल्यू डाल देता, जो भी मुझे आगे फर्दर क्वेश्चन करना है। फर्दर मैं बात नहीं करूंगा इसकी कि आगे क्या करते हैं, बट जो भी है
हाँ जी, कुछ बात समझ में आई या मैंने ऑफ द टॉपिक कुछ बात कर दी? सब लोग घूम गए? नो सर, नो सर। घूम गए? चलो अच्छी बात है, चलो वापस ट्रैक पे लाते हैं। तो कल का जो बात कही थी, अब उससे अगला टॉपिक की बात कर रहा हूँ। वो जो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज उसी की बात करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। सब लोग डायग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाओ। पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सब रेडी करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट रेडी करो। स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। मैं फ्री हैंड ड्राइंग बनाऊंगा, तुम या तो फ्री हैंड बना लेना या स्केल से बना लेना, क्योंकि मेरे को तो कंफ्यूजन नहीं है, पर तुम बाद में कंफ्यूज ना हो इसके लिए। हाउ टू कैलकुलेट, क्या हो गया यार, पेन नहीं चल रहा, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। सब लोग रेडी है? यस सर। किसी Yes, कुछ sir. पूछना है तो बताओ, तो मैं शुरू करूँ फिर। वैसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, पूरा डिटेल में समझाऊं या फॉर्मूला लिख के काम चलाऊं? डिटेल में समझा सर। डिटेल में में। समझा दीजिए। ठीक, चलो लेट्स से ये हमारा जहाज है और ये हमारी वाटर लाइन है। अगर ये हमारी वाटर लाइन है तो क्या ये फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा? यस सर। और ये वाला आफ्ट का ड्राफ्ट, सही है? कोई परेशानी? अगर मैं फॉरवर्ड ड्राफ्ट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल पैरेलल लाइन, तो क्या ये फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा? हाँ या ना? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कंफर्म है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अगर ये बात सही है तो मुझे ये बताओ, अगर ये आफ्ट ड्राफ्ट है और ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट है, तो जो ये बच गया ये क्या है? सर ट्रिम ऑफ। एब्सोल्यूट ट्रिम। सो कहाँ लिखूं? यही लिखते हैं इसको कह रहा हूं मैं ट्रिम। नहीं, यहाँ नहीं। एक बार डायग्राम बना लो यार, क्योंकि ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। दिस इज आफ्ट ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट ट्रिम। सब लोग डायग्राम बनाओ यहाँ तक, फिर इसके आगे की बात करूंगा। जब हम फिजिकल ड्राफ्ट लेते हैं जेटी पर जा करके, या फिर अगर हमारे पास गेजेस लगी हुई हैं शिप्स ऑफिस में, बात एक ही है। तो क्या हम फॉरवर्ड ड्राफ्ट माइनस आफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट करके फिजिकल ट्रिम कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस सर। हाँ कोई सर। परेशानी इसमें? है ना, लॉजिकली हम यही करते हैं। नहीं। भाई जहाज पे हम जो ट्रिम बोलते हैं, ट्रिम कितना है, वो ऐसी तो कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी स्टोरी, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। ओके, आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, स्टोरी को फोकस रखना ताकि मिस आउट ना हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम ये, पर थोड़ा ध्यान रखना। मान लेते हैं ये हमारे जहाज का सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है। अगर ये सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है, इस पॉइंट पे जो ड्राफ्ट है वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। ओके, अब मैं अगेन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है, यार पेन को क्या हुआ आज, एक मिनट यार, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, क्या इसको मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कह सकता हूँ? यस सर। कोई हाँ, दिक्कत? सब लोग फोकस करो एक बारी, अभी पेन कॉपी छोड़ करके 1 मिनट फोकस करो। अगर ये बात सही है तो जो ये पोर्शन बच गया ये वाला, इसको x कह दूं अगर, कहना इसे आफ्ट ड्राफ्ट इज इक्वल टू HD प्लस x। यस सर। कोई परेशानी नहीं है, ठीक। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ HD, चलो ये तुम्हें कंफ्यूजन देगा, सिंपल भाषा में करता हूँ, AD माइनस x इज इक्वल टू HD। क्या ये बात भी सही है? यस सर। सो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आफ्ट ड्राफ्ट में मैं कुछ करेक्शन माइनस कर दूं, इसको मैंने कह दिया करेक्शन टू आफ्ट ड्राफ्ट, कि अगर मैं आफ्ट ड्राफ्ट में से कुछ करेक्शन माइनस कर दूं, करेक्शन लगा दूं, तो मुझे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सो अल्टीमेटली किसी तरीके से अगर मैं x निकाल लूं तो मेरा काम हो गया। हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर आप परपेंडिकुलर टू फॉरवर्ड परपेंडिकुलर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? LBP। कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, और यहां से लेकर
यहाँ तक की डिस्टेंस को LCF कहते हैं। ये बात भी क्लियर है? या इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। तो ये LCF होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अब फोकस रखना, फोकस। जैसी फोकस छूटेगा जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मिस आउट कर दोगे। ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, यार पेन मेरे हाथ चल नहीं रहे, इंक भरनी पड़ेगी लगता है। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हाँ या ना? यस सर। इसमें जो ये परपेंडिकुलर है, क्या वो ट्रिम नहीं है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था? और बेस क्या है? LBP, हाँ या ना? यस सर। सब Yes, ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ाऊं? अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। दिस, इसका tan थीटा विल बी इक्वल टू x बाय LCF, यस और नो? यस सर। करेक्ट सर। इन दोनों को इक्वेट करूं तो कैन आई से x बाय LCF is equal to trim by LBP और x is equal to trim into LCF divided by LBP। मिल गया मेरे को मेरा आंसर, हो गया मेरा काम खत्म। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें डालो, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट बना लो, छापो। हाँ सर। आसान है कि नहीं? ये तो सर। TC निकाल दिया सर अपन ने। हैं? TC निकाल दिया ये तो। क्या निकाल दिया? क्या? TC सर, TC। चेंज इन ट्रिम। बेटा देखो, अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। जो तुम्हारे को डाउट्स है ना TC के, TC होता है ट्रिमिंग मोमेंट बाय MCTC, सही है कि नहीं? सॉरी सर। है ना? TC इज ट्रिमिंग मोमेंट बाय MCTC। शांत रहे। वो सारे फंडे भी थोड़े दिन बाद क्लियर करूंगा, अभी नहीं। बट एक चीज याद रखना, ये वाला जो मेरा डायग्राम था इसमें मेरा आप ड्राफ्ट ज्यादा था क्योंकि ट्रिम बाय आप था। अगर ये डायग्राम उल्टा होता, ट्रिम बाय फॉरवर्ड होता, तो क्या करते? AD प्लस X, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल फंडामेंटल। ठीक है, एक बार इसको छापो। एंड दैट्स हाउ वी डू द कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ऑन बोर्ड। अदर देन द बल्क कैरियर पे हम ये काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग यूजिंग 6 फिजिकल ड्राफ्ट। 6 फिजिकल ड्राफ्ट, 6 साइड होती है ना, 6 इधर की 6 उधर की, वो 6 साइड का ड्राफ्ट लेने के बाद में बहुत सारी करेक्शंस लगाते हैं हम, बहुत सारी। उसको कहते हैं फाइंडिंग दी मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट, जैसा मैं कल बता रहा था। एंड देन उस पे एक प्रोसीजर है, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत फिर हम फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, दुनिया भर की करेक्शन लगाते हैं और फिर ड्राफ्ट पे पहुंचते हैं। ऐसा हम सिर्फ बल्क कैरियर पे करते हैं नॉर्मली आज की डेट में। हाँ जी, क्लियर होगी बात? यस सर। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करें। काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो अभी ड्यूरिंग द फ्रेंडशिप काफी कुछ बताऊंगा, काफी सारी चीजें कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें मैं तुम्हें डिराइव कर दूं जो इम्पोर्टेंट है। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो मैं बाईपास भी कर दूंगा। जैसे मोस्टली तो मैं बाईपास नहीं करूंगा, जैसे अब इसको चाहता तो मैं बाईपास कर सकता था कि ये डेरिवेशन मैं ना करके दिखाऊं, सीधा फॉर्मूला लिख दूं, बट इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है चीजों की, इसलिए मैंने ये करा दिया। चलो अब सब लोग अपनी किताबें खोलें, किसी कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। हाँ जी, सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपनी किताबों का खोल करके सबसे पहले। और ये करने का तरीका क्या है बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो आंसर वाला पार्ट है उसको छुपा देंगे, सिर्फ 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको जो लिखा हुआ है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग खुद करेंगे, मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा बिकॉज इट इज वेरी इजी। फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि बोर्ड पे कर दो तो मैं बोर्ड पे करके दिखा दूंगा। आप चाहते हैं मैं बोर्ड पे करूं? नहीं सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है और जब तुम अटकोगे तो जल्दी ही समझ में आएंगी। सबसे पहले जी किसी ने नहीं पूछा कि सर ये LCF हम निकालेंगे कहाँ से? नोबडी आस्क्ड मी। LBP तो फिक्स है, ट्रिम हमने फिजिकल ड्राफ्ट से ले लिया। नोबडी आस्क्ड मी सर LCF कहाँ से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा LCF? सोचो सोचो। परपेंडिकुलर से। बेटा LCF की वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से आएगी? LBP तो आ जाएगा, LBP ऑफ एनी शिप इज फिक्स्ड वैल्यू, बट LCF इज ए चेंजेबल क्वांटिटी हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से। अब वही मेरा क्वेश्चन,
हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर में जो ड्राफ्ट की वैल्यू दी हुई है वो मुझे क्या दी हुई है? सर फॉर सॉल्ट वाटर दी हुई। नहीं, सॉल्ट वाटर नहीं, वो एक हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है। बट हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं उसमें एंटर कैसे करूंगा? इंपॉर्टेंट चीज, उसमें मैं एंटर करूंगा मीन ड्राफ्ट से। आई विल एंटर द टेबल विद द मीन ड्राफ्ट। मीन ड्राफ्ट मतलब फॉरवर्ड प्लस आप डिवाइड बाय 2। मीन ड्राफ्ट से एंटर करके मैं एलसीएफ की वैल्यू हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से निकालूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है, दोस्तों किसके दिमाग में आए मुझे पूछो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो। हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं? यस सर। कर रहे हैं सर। ओके भाई, देखो मैं सब लोगों को वॉच नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोग, मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग, प्लीज डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज। अभी नहीं करोगे तो बाद में काफी महंगा पड़ जाएगा, फंडामेंटल गोल हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सब लोग मेरे साथ साथ में अपनी कॉपी पे करते रहें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। क्लास में आधे बच्चे कर रहे होते हैं, आधे बच्चे नहीं कर रहे होते, और फिर वो बाद में कंफ्यूज होते हैं, फिर उनके डाउट्स क्लियर ही नहीं हो पाते, बिकॉज आई कैन नॉट सी एवरीबडी फ्रॉम हेयर। तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। बोर्ड पे कराऊं क्या क्वेश्चन? ये करा दूं क्या? किसी की आवाज ही नहीं आ रही ढंग से। सर ट्राई करता हूँ सर एक बार। हाँ, करो, कर रहे हैं हम लोग सर। कर रहे हैं, करो। फॉरवर्ड का ड्राफ्ट दिया हुआ था हमारे को 5.65 मीटर। हाफ का ड्राफ्ट दिया हुआ था हमारे को 7.45 मीटर। सो हम क्या करेंगे, ऐसे मैं ऐसे करता हूँ, मीन इज इक्वल टू 5.65 प्लस 7.45 डिवाइड बाय 2। मीन इज इक्वल टू 6.55, और मैं ट्रिम को ऐसे निकालता हूँ इस तरफ को, आफ्ट माइनस फॉरवर्ड 7.45 5.65, दिस इज इक्वल टू 1.80। सो ट्रिम इज 1.80। इससे टेबल में एंटर करो, फ्रॉम टेबल एलसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएफ के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान रखना, सीधा कोई वैल्यू मत लेना, इट हैज टू बी इंटरपोलेटेड। इसकी वैल्यू कुछ 72.048 आएगी, ठीक है। सो क्योंकि ट्रिम बाय स्टर्न है, करेक्शन हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, देयरफॉर एक्स और करेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिम इनटू एलसीएफ बाय एलबीपी। This is equal to 1.8 into 22.048 divided by 143.16। x की वैल्यू आई है हमारी 0.906। सो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज इक्वल टू हाफ ड्राफ्ट माइनस x, which is equal to 7.45 minus 0.906। So hydrostatic draft is equal to 6.544 मीटर। इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट इंटरपोलेट करके आप जब निकालेंगे तो इसकी तकरीबन वैल्यू 13,000 टन्स आएगी, एंड दिस टन्स इज बेसिकली मेट्रिक टन्स। हाँ जी, हो गया सबका? हाँ सर हो गया। आवाज नहीं आ रही यार। सर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट दे रहा हूँ, देयर इज नो हरी। सर ड्राफ्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। हाँ कोई बात है, आराम से करो, नो हरी। मैंने कल भी कहा था, ये इंटरपोलेशन के लिए ना दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना कि हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ रही है, अभी बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, तो खुश होते हुए इंटरपोलेशन कर लो, आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी है, बहुत ही सारी। तो बी हैप्पी एंड देन डू द इंटरपोलेशन, करनी तो फिर भी पड़ेगी। सर हो गया। ओके, बात समझ में आई बेटा? यस सर। इंटरपोलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं सर, हो गया सर। अच्छा ठीक है, इंटरपोलेशन आराम से करना, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। गलतियां होती है इंटरपोलेशन में बहुत सारी, थोड़े दिन आराम से करो, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थोड़ा तेज करना। जिसका 7वां क्वेश्चन हो गया है वो 8वां क्वेश्चन ट्राई करे, क्योंकि इसमें डेंसिटी का गेम है। यही एक इंपॉर्टेंट बात है 8वें क्वेश्चन में,
तो जिसका 7वां क्वेश्चन हो गया है वो 8वां क्वेश्चन ट्राई करे और देखे कि डिफरेंस क्या है, बताएं मुझे। प्लीज एमवी हिंडशिप की जो बुकलेट है क्वेश्चन वाली, उसके आंसर्स पढ़िएगा मत। लगेगा बहुत आसान है, हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब तक खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में बहुत सारी कंफ्यूजन रहेगी। अभी इसीलिए पढ़ना नहीं है उसके आंसर्स को, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और स्टार्ट कर दें अपनी कॉपीज में। मोहम्मद जाफरी। सर मेहदी जाफरी है, बोलिए सर। मेहदी जाफरी, अच्छा मैं इसको मोहम्मद क्यों पढ़ रहा हूँ? असद मेहदी जाफरी, ओके सॉरी सर, मैं ये आपका नाम सही से नहीं पढ़ पाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरी एआरआई आपसे माफी के। सर कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये पूछा था कि जाफरी साहब आप कर रहे हो कॉपी में? यस सर कर रहा हूँ सर। ठीक है, हाँ जी सर। सर, अगर कैलकुलेटर से हम इंटरपोलेशन करें? हाँ कर लो, कौन मना कर रहा है, नोबडी स्टॉपिंग। इंटरपोलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, मैं कल बताना भूल गया। वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क आता था। इट्स ओके। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, भाई एक चीज और बताता हूँ मैं। करण भाई से बात करते हैं आज। माइक बंद कर। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम सारी वैल्यूज ना डॉट ए बी सी में निकालेंगे। जो डी वाला पार्ट है उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से हमने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला तो 6.5 सपोज आया फॉर एग्जांपल, तो इस वाले को हम राउंड ऑफ करके यहाँ तक पहुंचाएंगे 6.544। सारी वैल्यूज हिंडशिप में हम जो भी करेंगे डॉट एबीसी में कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यूज, किताब की वैल्यू को नहीं देखेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट फर्क आ रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट फर्क आ रहा है। जस्ट गो बाय योर प्रोसीजर। 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन 10 टन 50 टन का डिफरेंस है, 50 टन ज्यादा हो गए, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। इट शुड बी 3 डेसिमल प्लेसेस बस। ओके सर। विनीत अग्रवाल, समझ में आ रही है बात? यस सर। आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? सर कर रहा हूँ सर, ठीक है। या समझ नहीं आ रहा कि क्या लग रहा है? सर कर रहा हूँ, हो रहा है। सर हो गया सर। दोनों में क्या कह रहे हैं सर? दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आई आवाज? सर इसमें डेड वेट, पहले इसमें डेंसिटी के लिए इंटरपोलेट वो करना पड़ा सर, इनटू प्रेजेंट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तब डिस्प्लेसमेंट आया। इसको इसमें सर ट्रिम फॉरवर्ड है सर। हाँ, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली चीज की जो करेक्शन लगानी है हमारे को एक्स वाली, वो आप ग्राफ में जोड़नी है। यस सर, है ना, पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंट। उससे हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को लेकर के हम जब टेबल में जाएंगे तो टेबल से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। जो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आएगा
वो हमारे जहाज का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमारे को अपने जहाज के डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जहाज डिफरेंट डेंसिटी पे है, हमारे को डेंसिटी के लिए चेंज करना पड़ेगा, और जो डेंसिटी चेंज करके जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे जहाज का प्रेजेंट रियल डिस्प्लेसमेंट होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। क्लियर हुई है बात, या बोर्ड पे समझाऊं? सर एक बार समझा दीजिए सर। एक बार समझा दीजिए बोर्ड एक बार समझा दीजिए सर। समझा दीजिए सर एक बार। समझा देते हैं सर, समझा देते हैं, बट लेकिन कम से कम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो निकाल लो एक बारी। वहां तक निकाल लिया क्या? यस सर। कहाँ तक सर आ गया है सर? हाँ कोई बात नहीं, वहां तक कर लो, बस वही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनली हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया है वो 7 मीटर आया है, सही है। अब इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को लेकर के जब मैं टेबल में एंटर करूंगा तो टेबल से जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू 4 के करीबन तकरीबन होगी। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे जहाज का, दिस इज नॉट माय शिप प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तब होता अगर मेरा जहाज 1025 की डेंसिटी पर होता, बट क्योंकि मेरा जहाज 1025 की डेंसिटी पर नहीं है, मेरा जहाज 1016 की डेंसिटी पर है, दिस इज नॉट माय शिप प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, सो आई नीड टू कैलकुलेट माय प्रेजेंट शिप डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मेरा जहाज डॉक वाटर में है तो हम डॉक वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ डॉक वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर, जैसा कि हमने कल किया था। सो इसको हम 14299 इंटू 1.016 डिवाइड बाय 1.025, इससे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी जिसकी वैल्यू 1417 होगी, दिस इज माय शिप रियल डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? विपिन मिश्रा जी समझ में आई बात? यस सर, हो गया सर। नहीं होना अलग बात है बेटा, देखो क्वेश्चन हो जाना एक अलग स्टोरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट क्यों है और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? बता मेरे को। वो डेंसिटीज डिफरेंट है ना, तो उस पे इंटरपोलेट करके इसको पहले डेंसिटी को उस पे जो मतलब 1.025 पे वो डेंसिटी पे इतना डिस्प्लेसमेंट है जहाज का, और फिर 1.016 पे कितना होगा तो फिर हम लोग ने इंटरपोलेट किया, एंड उसके बाद फिर ये डेंसिटी जो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है 1 पे है ये वाला 141। हाँ, एक बात जो तूने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेरा जहाज तो 1016 पे डॉक वाटर पे खड़ा था, तो उस वक्त उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डॉक वाटर पे ही होगी, तो दिस इज द रियल डिस्प्लेसमेंट, है ना? बात समझ में आ गई है तेरे? बाकियों के भी आ गई होगी, बट फिर भी आगे कंफ्यूजन होने की उम्मीद है। विल सी, स्लोली ग्रेजुअली विल वीड इट आउट। मुझे मालूम है थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, स्लो एंड ग्रेजुअली विल मूव। हाँ जी, इसका तीसरा पार्ट तो कर लोगे आराम से। डेड वेट निकालना है हमारे को, तो डेड वेट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट वेट। किसी भी जहाज का फिक्स्ड होता है, वो आपको पर्टिकुलर से मिल जाएगा और वहां से आप इसकी वैल्यू डाल के प्रेजेंट डेड वेट निकाल लोगे। एक बात याद रखना, डेड वेट इज नॉट कार्गो। तो अगर डेड वेट आप निकाल लेते हो, तो अगर कार्गो कैलकुलेशन करनी होगी तो बहुत सारी चीजें और माइनस करनी पड़ेगी डेड वेट में से, तो हमारे को प्रेजेंट कार्गो की वैल्यू मिलेगी। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मुदित सूद? यस सर। दूसरा मैंने क्या बोला अभी? सर डेड वेट के लिए आप बता रहे हो सर कि कहाँ से किस कंडीशन में से निकलेगी सर? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अभी हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है हमारी रियल डिस्प्लेसमेंट है ना, इस रियल डिस्प्लेसमेंट में कुछ हमारे जहाज का लाइट शिप इन्वॉल्व है, और दिस इज इक्वल टू, चलो मैं लिख ही देता हूँ, लेट मी राइट इट आउट। ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है, डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर, दिस इज इक्वल टू लाइट शिप प्लस डेड वेट। क्या ये बात सही है? यस सर। तो मैं ये कह रहा था, ये जो डेड वेट तुम कैलकुलेट करोगे, दिमाग में क्लैरिफाई रखना, जब मेट भी बन जाओगे, ये डेड वेट है, ये कार्गो नहीं है। अगर कार्गो की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से बहुत सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, यानी कि डेड वेट इज, पेन नहीं चलता यार मेरा, आज इंक भरनी पड़ेगी, बट अभी शाम को करते हैं। डेड वेट इज इक्वल टू प्लस फ्यूल ऑयल प्लस डीजल ऑयल प्लस लूब ऑयल
प्लस कार्गो प्लस फ्रेश वाटर प्लस स्टोर्स प्लस पर्सनल इफेक्ट्स प्लस कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? तो ये जो कार्गो की वैल्यू है, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो ये सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। इसको डेडवेट को कार्गो मत मान लेना कभी भी। आई मेरी बात समझ में कुछ? गुड। यस सर। चलो, अगर आ गई है तो अच्छी बात है। आज के लिए यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं और कल मिलेंगे। कल हम थोड़े से लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का और इस हिसाब से करूंगा कि ताकि जब सैटरडे संडे आए तो तुम्हारे को होमवर्क दे सकूं 2 दिन के लिए। ठीक है? इज इट ओके सर? ठीक है। जहाज की रियल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है कल हमने वो समझा था। रियल डिस्प्लेसमेंट इन 2 डिफरेंट सिनेरियोज। वन इफ we are in a salt water situation, or if we are other than the salt water situation, how to get to the real displacement of the vessel। याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट हमने सॉल्ट डॉक वाटर डेंसिटी में फाइनली निकाली थी वही जहाज की असली रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाली थी उससे पहले उस पे कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही सारी कैलकुलेशन करनी है। क्या मतलब है इस बात का? हम लोग जब पोर्ट में जाते हैं, किसी को मालूम है, whenever we go to the port, चीफ ऑफिसर एक अराइवल कंडीशन प्रिंट आउट लोडिकेटर से निकालता है। Yes, sir. देखा है? Yes, sir. नॉर्मली वो वाला जो अराइवल का प्रिंट आउट होता है वो चीफ ऑफिसर खुद ही फाइल कर देता है, बट जो डिपार्चर का प्रिंट आउट होता है उस पे मास्टर के साइन लेने के लिए तुम्हारे को भेजता है और तुम लोग ही उसको फाइल करते हो नॉर्मली। Yes, sir. तो द पॉइंट है, वो जो अराइवल कंडीशन होती है उसमें एक रियल डिस्प्लेसमेंट होती है वेसल की, है ना? अब जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वेसल की, उस रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही हम कार्गो लोड करते हैं, हम बैलास्ट लेते हैं, हम फ्यूल ऑयल लेते हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम रियल डिस्प्लेसमेंट में करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो काफी कंफ्यूजन रहेगी, इसीलिए पहले क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना बने कि रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। जो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आई है, अगर हम सॉल्ट वाटर में नहीं है तो वो सिर्फ उसको कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और फिर वी कन्वर्ट इट टू रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेसल इन द डॉक वाटर। कितने लोगों को मेरी बात जो कल कही थी और आज मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है? एवरीबॉडी इज Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? यस सर। ओके। किसी ने घर पे जाके किताब खोली थी? घर पे जाके? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अच्छी बात है। ओके, तो हमारे जो बेसिक्स थे मोटा मोटी ऑफ हिंडशिप वो हमने कवर कर ली। बेसिक्स का मतलब क्या था? एक तो हिंडशिप पर्टिकुलर से फैमिलियराइजेशन करनी, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो वहां से डेटा पिकअप कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज थी पेज नंबर 7 व्हाट आर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स, उसके बारे में हमने जाना। तीसरी चीज थी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू डॉक वाटर कंटेंट्स, जो हमारे 9-8 कंटेंट्स हैं। ठीक है। फिर चौथी चीज हमने समझी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट ऑन बोर्ड अदर देन द बल्क कैरियर, एंड उससे फिर रियल डिस्प्लेसमेंट निकाली हमने। और रियल डिस्प्लेसमेंट निकाल के कल जो हमने किया था अल्टीमेटली हमने डेड वेट निकाला। बट जहाज के ऊपर हम एक्चुअली डेड वेट में इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कार्गो कैलकुलेशंस को। सो अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू द कार्गो ऑन बोर्ड। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अच्छा, कार्गो Yes, sir. ऑन बोर्ड कितना है इसके, ये हम क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज चार्टर पार्टी वही मांगता है सर, कार्गो से उनको मतलब है। चार्टर पार्टी वही मांगता है, कार्गो से उनको। अच्छा, उनको कार्गो से क्यों मतलब? Freight calculation, sir. Absolutely. Point is the how to calculate the freight. भाई सिंपल सी बात है, जितना तुम कार्गो कैरी करोगे जहाज को तो उसी हिसाब से फ्रेट मिलेगा ना, लॉजिकल सी बात है। So ultimately it is about how much the cargo you are carrying so that the freight can be calculated on that and can be paid to the ship and subsequent jobs availability for a ship. अगर जहाज अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्गो कैरी कर पाएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, so you will get more future contract, as simple as it is. So as a cargo officer, as a chief officer, ये हमारी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है जहाज के ऊपर, to maximize the cargo for the owners and charterers. पहली जिम्मेदारी सेफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ शिप एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ, एंड सेकंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैक्सिमाइजिंग द कार्गो ऑन बोर्ड।
ये ध्यान रखना मेरी बात, ये हमारी एक वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैक्सिमाइज द कार्गो। एनीवे चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये हमारे बेसिक्स खत्म हो गए। नाउ विल मूव टू द रियल कैलकुलेशंस ऑफ द वेसल, हाउ टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन बोर्ड। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, जैसे अभी मैं अराइवल कंडीशन की बात कर रहा था, डिपार्चर कंडीशन की बात कर रहा था। डिपार्चर कंडीशन में व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? Stresses. Ballast. GM of GM is the most important thing। और तुम्हारी मैंने शायद 2 हफ्ते क्लासेस ली थी स्टार्टिंग में, सो मैंने एक बात समझाई थी कि स्टेबिलिटी का मतलब ही GM है। क्या सबको याद आ रहा है? यस सर। है ना? तो सारा जो गेम है, सारी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, GM इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाई? हम डूबेंगे नहीं समुद्र में जाके, उसका एक वन ऑफ द पैरामीटर इज, मेजर पैरामीटर इज GM। तो GM इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑफ कोर्स बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट आई एम जस्ट सेइंग सबसे पहले तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई तुम डूबोगे नहीं, जहाज पलटेगा नहीं, पलटेगा मतलब कैप्साइजिंग, है ना? तो जो GM है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि GM को कैलकुलेट कैसे करते हैं जहाज के ऊपर। अब एक GM की कैलकुलेशन तुमने छोटी किताब से, स्टेबिलिटी पार्ट 1 सुब्रमण्यम साहब की किताब से सीखी थी, तो थोड़ा बोर्ड पे बात करता हूँ। Now what we are doing is we are handling the y-axis first। y-axis का मतलब calculation of kg, GM, free surface correction। kb is not a part, आगे बात करेंगे kb के लिए भी कर सकते हैं हम वो भी, no issues, ठीक है। अब जो y-axis की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें now major part is to calculate GM fluid of the vessel। GM fluid हम क्यों calculate करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? और FSC करेक्शन। क्यों सर? क्योंकि अल्टीमेटली FSC हटाने के बाद एक्चुअली में यही GM फ्लूइड ही होगा जिसके हिसाब से हमारा वेसल बिहेव करेगा। ओके, एक्चुअली हमारा जहाज GM फ्लूइड के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, बट GM फ्लूइड इज द मिनिमम GM अवेलेबल एट ऑल टाइम्स और सिनेरियो। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब लॉजिकली बताऊं, एक हम GM सॉलिड की कैलकुलेशन करते थे विच इज KM माइनस KG, क्या ये बात सही है? यस सर। और GM फ्लूइड की कैलकुलेशन हम करते थे KM माइनस KG माइनस FSC, क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं GM सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM फ्लूइड, क्या ये बात सही है? यस सर। इसमें कोई डाउट? No sir। मतलब तो GM फ्लूइड है वो तो मिनिमम है ना, हर वक्त उससे कम तो जा नहीं सकता कभी भी। यस सर। इट कैन नॉट बी लेस देन दैट, जो कैलकुलेशन हमारी है उस GM फ्लूइड की। तो GM फ्लूइड सबसे कम है, यानी कि वी आर बैंकिंग ऑन द GM फ्लूइड कि मिनिमम GM अवेलेबल टू अस एट ऑल सिनेरियोज ऑफ आवर वॉयज इज दिस मच। सो वी आर श्योर कि जो प्लस है, जो भी प्लस है वो हमेशा हमारे फेवर में रहेगा, यानी कि GM एक्चुअली जो GM होता है, हम जो GM फ्लूइड की कैलकुलेशन करते हैं उससे हमेशा ज्यादा होता है, बट हम सबसे मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस कैलकुलेशन को लेके जहाज को सेल आउट कर देते हैं। जो भी एडिशनल है वो हमेशा प्लस ही होगा, वो हमारे फेवर में ही होगा, वो हमारी पॉकेट में रहता है। आ रही है मेरी बात समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ये जो GM फ्लूइड की कैलकुलेशन है ये अब हमने करनी है एज फार एज द प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग गोज। तो द प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग गोज, इसको मैं फर्दर बढ़ा रहा हूं कि जहाज पे हमने क्या करना है। GM फ्लूइड इज इक्वल टू KM न्यू माइनस KG न्यू माइनस FSC फाइनल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? KM न्यू क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। छोटी किताब में जब तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक इनिशियल KM दिया हुआ होता था क्वेश्चन में, याद आ रहा है? यस सर। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मेरे जहाज का अभी
10,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है और इस 10,000 टन के डिस्प्लेसमेंट पे मेरी केएम की वैल्यू 6 मीटर दी हुई है फॉर एग्जांपल। तो पुरानी किताब में हम क्या करते थे, जब 10,000 के बाद कोई कार्गो लोड किया, मान लेते 2,000 टन का कार्गो लोड किया, तो अब मेरा वजन हो गया 12,000। क्या ये बात सही है? यस सर। जब अगर मेरे जहाज का वजन 12,000 हो जाएगा 2,000 टन कार्गो लोड करके, तो मेरा ड्राफ्ट भी तो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अगर मेरा ड्राफ्ट बढ़ जाएगा तो जो हमारे कॉलम थे हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स के, उसमें केएम की वैल्यू ड्राफ्ट के हिसाब से दी हुई है। यस और नो? यस सर। इसका मतलब यस तो सर। नया ड्राफ्ट आएगा, नया डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसके हिसाब से हमें केएम न्यू निकालना चाहिए, हाँ या ना? हेलो हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, है ना? तो हम इस वाले प्रोफेशनल कोर्स में, सॉरी प्रोफेशनली हम जब जहाज पे करते हैं तो केएम की नई वैल्यू नई डिस्प्लेसमेंट से टेबल पे जाकर के निकालते हैं। क्लियर हुई बात? मैं लिख देता हूँ फ्रॉम टेबल, ठीक है? और केजी न्यू कैसे निकालते थे सर? जीजी डैश केजी वर्टिकल मोमेंट फाइनल इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल मोमेंट्स डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल और फाइनल डब्ल्यू। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। केजी फाइनल की कैलकुलेशन हम ऐसे करते थे, वो वैसे ही करेंगे जैसा हमने पुरानी छोटी किताब में किया था, ठीक है? अब आते हैं एफएससी फाइनल में। एफएससी के लिए क्या करते थे हम, कोई बताएगा? दिस एफएससी इज ऑलवेज इक्वल टू एफएसएम बाय डब्ल्यू, सही है कि नहीं? यस सर। और ये जो एफएसएम होता था, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू डी आई बाय डब्ल्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ओके सर, ये थ्योरी है हमारी वाई एक्सिस की मोटा मोटा। अब हम इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले इसको छाप लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस। याद रखना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मैं कर रहा हूँ, कि पहली चीज ये हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा क्वेश्चन कौन सी एक्सिस को बिलोंग करता है। तो अगर जीएम का क्वेश्चन है, इट मींस इट बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। जैसे ही दिमाग में क्लिक करेगा दिस बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, वी हैव टू राइट डाउन और इन द दिमाग कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। सिंपल फंडामेंटल, ठीक है? एक बार देखो, प्लीज आस्क मी एनी डाउट्स, देन विल मूव फर्दर। सर, वो जो छोटी बुक में हम लोग करते थे उसमें जो केएम लेते थे वो तो सर इनिशियली लेते थे ना, उसमें तो नया निकालते नहीं थे, और जो नया केजी आता था। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने बताया उस किताब में हम बिना नया केएम निकाल के करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं था, हम कहां से निकालेंगे नया केएम। बट इस किताब में हमारे पास डेटा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एमवी हिंडशिप पर्टिकुलर। तो क्योंकि डेटा अवेलेबल है तो हम केएम की नई कैलकुलेशन करेंगे, और जहाज पर भी हम ऐसा ही करते हैं। क्लियर हुई बात? ओके सर। किसी कोई सर वो क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा। सर वो लास्ट में थोड़ा सा किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो प्लीज आस्क मी। सर वो केजी फ्लूइड इज इक्वल्स टू टोटल वी, सर क्या दिख नहीं रहा है, वो क्या लिखा है सर? बेटा ये केजी फ्लूइड नहीं है, ये केजी फाइनल है, है ना? केजी फाइनल या केजी न्यू, जो भी आप कहना चाहो, इट इज ओके। सर नीचे और दिखाए। नीचे कहाँ बेटा? नहीं दिखाई दे रहा है।
हाँ जी, हो गया सबका? कनिष्क कश्यप, यस सर, हो गया सर। कश्यप साहब हो गया आपका? अच्छा, आप सब जी लोग सर। क्या करेंगे, थ्योरी मेरी कंप्लीट है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे वन बाय वन। तो सब लोग अपनी किताब खोले और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करना शुरू करेंगे। आप लोग करेंगे अपनी किताबें, बिकॉज इट्स योर प्रैक्टिस नॉट माय प्रैक्टिस। आप लोग 11 क्वेश्चन खोलेंगे और करना शुरू करेंगे, बट आंसर के ऊपर पेज रख देंगे या कोई किताब रख देंगे, आंसर नहीं देखेंगे। ओके सर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सिनेरियो दिया हुआ है, कंडीशन नंबर 11। इसका मतलब हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 11 में जाएंगे और कंडीशन नंबर 11 से कुछ डेटा पिकअप कर लेंगे। दैट विल बी द इनिशियल डेटा ऑफ द वेसल। इनिशियल डेटा का मतलब क्या हुआ? केएम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वाई एक्सिस को बिलोंग करता है। वाई एक्सिस को क्वेश्चन बिलोंग करता है, तो जीएम निकालना है। जीएम निकालने के लिए हमारे को एक केजी चाहिए, इनिशियल डब्ल्यू चाहिए जहाज का, बाकी सब हमारे को दिया हुआ है। सो गो टू कंडीशन नंबर 11 ऑफ हिंडशिप पर्टिकुलर, जो हमने उस दिन देखी थी। वहां से जहाज का इनिशियल डब्ल्यू निकालो, जहाज का इनिशियल केजी निकालो। कोई बताएगा क्या दिया हुआ है किताब से? मतलब ये हिंडशिप पर्टिकुलर से देख के बता रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, इनिशियल केजी कितना दिया हुआ है सर? 7.726। 7.7। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, ये हमारे जहाज का इनिशियल डेटा दिया हुआ था। अब हमने कुछ ऑपरेशंस करे, चाहे वो लोडिंग है चाहे वो डिस्चार्जिंग है, जिसकी वजह से एक नया केजी बनेगा। सो हम टेबल क्या बनाते थे? ये वाला टेबल, रिमार्क डब्ल्यू केजी वर्टिकल मूवमेंट। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसके अंदर में हम इसमें 2 कॉलम बनाते थे, लोडिंग डिस्चार्जिंग, और इसमें हम लोडिंग वर्टिकल मूवमेंट एंड डिस्चार्जिंग वर्टिकल मूवमेंट का कॉलम बनाते थे। रिमार्क में पहली चीज हमेशा शिप की आती थी, याद आ रहा है? तो शिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लोडिंग के अंतर्गत आता था 154, और जहाज का जो केजी है वो 7.726। यहाँ पे हम क्या करते थे? W इंटू केजी। सो 15 इंटू 7.726, ये किस में आता था? हमेशा लोडिंग के अंतर्गत। पहली कॉलम यही बनता था। फिर दूसरा, जो भी हमारे ऑपरेशन दिए हुए हैं, उसने क्या लिखा है? डिस्चार्जिंग ऑफ लोकोमोटिव। तो यहाँ पे लिखते थे हम लोकोमोटिव कितना टन डिस्चार्ज किया है लोकोमोटिव का? 760 डिस्चार्ज। तो 760 यहाँ पे डाल देते थे। उसका केजी कितना दिया हुआ है? 13.83। ये वैल्यू जाती थी यहाँ पर 760 इंटू 13.83 एंड सो ऑन। बाकी आप लोग करेंगे, करिए, काफी आसान है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए हुए हैं। यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज, तो प्लीज डू इट नाउ। किताब मत देखना, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, अपने कैलकुलेटर पे भरोसा रखो। मेरी रिक्वेस्ट है, ये टाइम को यूटिलाइज कर लेना जो क्लास में मैं दे रहा हूं करने के लिए। कई बच्चे नहीं कर रहे होंगे, मुझे मालूम है, बट वो अपना ये यूजफुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाद में दिक्कत आएगी। और जो लोग किताब से पढ़ रहे होंगे आंसर, जो सोच रहे होंगे हमें समझ में आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी बात याद रखना, एमएमडी एग्जाम में जब जाओगे तो फ्रोज हो जाओगे, पेन चलेगा ही नहीं। तब याद आएगा कि हमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की थी। असद मेहदी जाफरी। यस सर। सर, आज मैंने आपका नाम सही बोला है? बिल्कुल सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी गलती सुधारने की, ठीक है? नहीं सर, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है बेटा? सर आ गया सर, कर रहा हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड।
हो गया सर। ओके क्या वैल्यू है बेटा? 0.766 बिल्कुल सही है। अच्छा 0.766 जो वैल्यू आई है, क्या इस पे हम जहाज को सेल आउट कर सकते हैं? यस वी कैन सेल आउट। कितना मिनिमम जीएम चाहिए होता है अदर देन टिम्बर कैरियर? 0.15। एज पर IMO स्टेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया वी शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 0.15 मीटर का जीएम मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस देयर आर फ्यू मोर क्राइटेरिया, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, but minimum GM to be sale out is cannot be less than 0.15 other than the timber carrier। ठीक है? So if you see 0.765, अच्छा एक गलती करी तूने जो बताने में मेरे को, ये मैं हमेशा सुनना चाहूंगा। आप हमेशा मुझे बताएंगे सर GM fluid positive 0.766 because the positive is very important, है ना? शायद सही सर ने भी बताया होगा कि we should be saying positive 0.766। वैसे अंडरस्टूड है, बट तुम्हारे लिए अभी क्योंकि तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो ये बात समझनी जरूरी है कि पॉजिटिव का महत्व बहुत ज्यादा है ना? वी हैव टू सी पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द लोडिकेटर और रेड और ग्रीन ऑन द जीएम पार्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि हमने प्लस माइनस तो देखा नहीं और 0.766 देख के जहाज को सेल आउट कर दिया। हाँ जी, मुदित के अलावा किसी और का नहीं हुआ? विपिन मिश्रा सर बस कैलकुलेट कर रहा लास्ट। करो। गौतम कुमार यस सर, फाइनल केजी निकाल रहा हूँ सर। ठीक है, ओके करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करना। आई एम गिविंग यू टाइम, पर किताब से मत देखना। हो गया सर। ओके वेरी गुड। सो कंडीशन नंबर 11 का हमने यूज क्या किया? टू पिक अप द इनिशियल डेटा ऑफ द वेसल, दैट इज द आइडिया ऑफ गिविंग द कंडीशन में। अभी इसमें तो हमने सिर्फ W और kg यूज किया है, बट अगर किसी टैंक की, किसी बैलास्ट टैंक की, किसी कार्गो होल्ड की वो बात करता तो वो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। किसी फ्यूल ऑयल की बात करता तो वो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। अगर ड्राफ्ट्स की बात करता तो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। अभी हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ी, तो हमने बस वही पिकअप किया कंडीशन नंबर 11 से, है ना? और जो कंडीशन नंबर 11 में जीएम की वैल्यू लिखी हुई है वो इनिशियल जीएम ऑफ द वेसल था, बट जब हमने ऑपरेशंस कर लिए, जो ऑपरेशन अभी हमने किए, उसकी वजह से एक नया जीएम बन गया जिसकी वैल्यू 0.766 आ रही है आप लोगों की। सर इंटरपोलेशन दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। बट मेरी एक सलाह है, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन जब हम सिर्फ कैलकुलेटर पे करते हैं, जल्दबाजी में हमारी उंगलियां किसी गलत बटन को दबा देती हैं। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अभी शुरू में कैलकुलेशन रफ पेपर पे कर लेना, सिर्फ कैलकुलेटर के भरोसे मत रहना। हाँ सर, रफ तो करेंगे सर। ठीक है। हाँ जी, सबका हो गया कि नहीं? किसी को डाउट है बताओ, या कर रहे हो अभी? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे स्विच ओवर करो जिन्हों का हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर अपने आप करना है। उस पर किताब रख देना, क्योंकि तुम्हारे को डेटा निकालना पड़ेगा कहीं से। तो आई वांट यू गाइस डोंट सी द आंसर, सिर्फ क्वेश्चन 14 को पिकअप करो और डेटा निकालने की कोशिश करो, डेटा कहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 14। किसी को कुछ पूछना है पहले वाले क्वेश्चन में, या सबका हो गया? दिव्यांश तेरा हो गया बेटा? हाँ सर हो गया, सेकंड का ये 14 कर रहा हूँ। 14 कर रहा है, ओके। पर पांचाल सर वो शायद इस बैच में नहीं है। क्या चला गया वो? उसका सर फोटो और सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ना स्टार्टिंग में, तो शायद इस बैच में नहीं है। चला गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आई वाज नॉट प्रेजेंट। जसबीर सिंह। यस सर। जसबीर सिंह आपकी आवाज नहीं आती भाई, क्या बात है?
ना आप हाय करते ना हेलो करते हो, ना आप बताते हो कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? सर बोलता हूँ मैं। बोलता है पक्का? हाँ जी सर। कल थोड़ा सा और ज्यादा बोलियो, ठीक है? अभी जी तेरे को सर। बात समझ में आ रही है जो हम कर रहे हैं? जी सर आ रही है। ओके, वेरी गुड। अपूर्व अग्रवाल। यस सर। अग्रवाल साहब, हमारे से कोई शिकायत है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर थोड़ा सा बातचीत किया करो यार। सर बोलता हूँ सर, गुड मॉर्निंग, सब बोलता हूँ सर। और गुड मॉर्निंग तो ठीक है, बट उसके बाद क्लास में भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा ठीक सा है। पार्टिसिपेट करो, ठीक है? चलो, ओके। सर ये क्वेश्चन नंबर सर 14 में ये नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका डेटा कहाँ से निकालना है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका डेटा निकालना है वहीं से जो 11, 12, 13, 14 वाले पेजेस हैं, उस पे जाओ। उस पेज पे जाकर के इसकी 100% कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम वाली, मास वाली, और फिर वहां से उसका केजी पिकअप करो। हाँ हाँ सर, मिल गया। सर इसमें कितना फिल किया है वो तो दिया ही नहीं है। बेटा, जब वो कहता है कि फिल्ड विद वाटर बैलास्ट, एक बात याद रखो, फिल्ड विद वाटर बैलास्ट इट मींस पूरा भरा है, लॉजिकल सी बात है। अगर वो कहता है कि 40% भरा, 50%, तो जब वो फिल्ड कह रहा है, फिल्ड का मतलब ही ये हो गया कि पूरा भर दिया है वॉल्यूम के हिसाब से। तो उसमें जो वैल्यूम दी हुआ है वो 100% वॉल्यूम पे है। ध्यान रखना, गलती नहीं करना, डेंसिटी से सर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस पे लिखा है सर नंबर 4 डीबी टैंक पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, तो उसका वेट इन टन्स 261.2 है, उसको नहीं बेटा ले सकते क्या? सेंटर ना, बेटा देख, जहाज पे अलग अलग टैंक्स होते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन में हमारा जो टैंक है वो 4 डीबी टैंक सेंटर है, तो सेंटर का ही डेटा लोगे ना। ओके सर, सॉरी सर। सिंपल। और सर अगर सिर्फ अगर पोर्ट मांगा होता तो डिवाइड बाय 2 कर देते इसको। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर वहां पे पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का दोनों का एक साथ दिया हुआ है तो आधा कर देते। अगर दोनों सर साथ में दिए हैं, कंडीशन 3 पे लिखा हुआ है पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर पोर्ट बेटा पहली 2.5। पहली पहली बात तो ये है कि कंडीशन नंबर 5 क्वेश्चन में है, कंडीशन नंबर 3 क्वेश्चन में नहीं है। सर सॉरी सर, मैं कंडीशन 5 का नंबर 3 डीबी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर पे 442.5, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे अगर करना हुआ कभी तो। नहीं बेटा नहीं, क्या कर रहा है तू? मेरी बात समझ, यही तो मैंने बताने की कोशिश की थी। नंबर 5 के अंदर में इनिशियल कंडीशन है। नंबर 5 कंडीशन पे जाओगे तो नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर खाली पड़ा होगा। देखो जरा ध्यान से। यस सर, खाली पड़ा है वो, मैं खाली पूछ पड़ेगा, रहा था। खाली पड़ेगा। डेटा कहाँ से मिलेगा? वो डेटा हमारे को पेज से निकालना पड़ेगा। एक बात, अब तू दोबारा पूछ, तू तेरा क्वेश्चन क्या है? सर मैं पूछा था नंबर 3 जो इसमें नंबर 5 कंडीशन पे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 3 डीबी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर, इसको तीनों से मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 442 को, तो हमें वेट एंड टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इसमें तीनों में क्या लिखा हुआ, वैल्यू डली हुई है सर। हाँ सर, जो तूने क्वेश्चन उठाया कि मेरे पास डेटा नहीं है यार, मेरे पास ना किताब नहीं है हिंडशिप पर्टिकुलर की, somehow I have lost the किताब, मुझे मिल नहीं पा रही, कहाँ चली गई है। तो मुझे एक बार बता, तू लिखा क्या हुआ उसमें? सर इस पे लिखा हुआ है नंबर 3 डीबी सर पीडीएफ भेज दूं? पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर, उसमें लिखा हुआ है वेट इन टन्स 442.5। क्या हम लोग अगर निकालना हुआ जैसे नंबर 3 पोर्ट का निकालना हुआ तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 442.5 से। जैसे अभी किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि पोर्ट स्टारबोर्ड दिया हुआ तो हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो सेंटर का भी। वो जो लड़का बात कर रहा था वो डेटा की बात कर रहा था, डेटा वाले पेज की। ओके सर, वो डेटा वाले पेज की बात कर रहा था, कंडीशन वाले पेज की बात नहीं कर रहा था। ओके सर, ठीक है सर। तो दोनों में डिफरेंस है। तो कंडीशन के अंदर में अगर पोर्ट स्टारबोर्ड सेंटर तीनों दिया हुआ है, तीनों की एक ही वैल्यू डली हुई है, तो आई कैन नॉट गारंटी यू कि लॉजिकली उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। थिंक अबाउट द शिप्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने किसमें अलग अलग पानी लिया होगा, तो एग्जैक्टली सब में उतने वैल्यू की पानी लिया होगा, लॉजिकली तो सही नहीं है। नहीं सर, नहीं सही ना। तो जहाँ डेटा की बात है, डेटा में पोर्ट एंड स्टारबोर्ड दिया हुआ है तो वो हम आधा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के हिसाब से इक्वल टैंक्स ही होते हैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड नॉर्मली, तो हम आधा वैल्यू मान सकते हैं। बट कंडीशन में जो चीज दी हुई है उसको 3 से डिवाइड करना लॉजिकली मेरे को सही नहीं लगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, जो ये हम लोग बलास्ट सर जो लेते हैं सर, उसकी डेंसिटी सर हमेशा क्या 1.025 ही लेंगे सर हमेशा? अब इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा और सिर्फ बैलास्ट लिखा होगा तो हम उसको 1.025 ही लेंगे। बट अगर हम सपोज किसी पोर्ट में खड़े हुए हैं और उस पोर्ट की डेंसिटी 1015 है, तो जब हम उस पोर्ट पे खड़े होके बैलास्ट भरेंगे
तो बैलास्ट टैंक में मुझे बताओ कौन सा पानी जाएगा? सर पोर्ट का ही जाएगा, वही 1.015 का। करेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम कंफर्टेबली बैलास्ट का मतलब 1.025 मान लेंगे। ठीक है, यस। ये वर्टिकल मूवमेंट सर डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेंगे सर? नहीं, बिल्कुल लेंगे। मैंने तुम्हें बोला है हर चीज 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेनी है, हर चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी इसमें। ओके सर। तो किताब को मत देख, अपनी कैलकुलेशन कर 3 डेसिमल की। यस सर, हो गया सर। क्या आंसर आया बेटा? 1.1 सर। 1.1315, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन से डेटा निकालना समझ में आया कि डेटा कहाँ से और कैसे निकालना है? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। सर आंसर 1.137 आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केएम में गड़बड़ तो नहीं की ना? केएम इंटरपोलेट करके नया केएम सही निकाला था? केएम की वैल्यू बता एक बारी मेरे को। सर केएम की वैल्यू वही 8 पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप लोग के पास 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी में आप लोग 11 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप लोगों ने कर लिया है। 14वां क्वेश्चन आपने कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे और 20 तक इस वीकेंड पे खत्म करेंगे। 20th क्वेश्चन तक आप वीकेंड पे खत्म करेंगे। कोई डाउट होगा तो हम मंडे को लेंगे या फिर हम 21वें क्वेश्चन से मंडे को स्टार्ट करेंगे। सर ये डिस्प्लेसमेंट जैसे बीच का आ रहा है किसी ड्राफ्ट के, तो उसका इंटरपोलेशन बहुत लेंथी हो रहा है केएम निकालने के लिए। सर कोई इजी ड्राफ्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हाँ, उसका केएम इंटरपोलेट करके निकालना सर मुश्किल हो रहा है। नहीं, क्यों मुश्किल हो रहा है बताता हूँ, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बता मेरे को तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है? सर 17। ओके, इसके ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है बता मेरे को। जो 1733, मैंने कुछ गड़बड़ करी है ना सर? जो भी 17116 इसके ऊपर का डिस्प्लेसमेंट सर 17333 जो डिस्प्लेसमेंट आया है, और इसके ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है 17116। ओके, अब ठीक है, 116.0। और नीचे वाला सर 1759। ठीक है। इसकी केएम की वैल्यू बता यहाँ पे, जो इस पे टेबल पे दी हुई है। सर 8.270 सर। और इसके केएम की वैल्यू 8.292। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर 482 डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। ये आ गया 482 और ये कितना आया? 0.022। 0.022। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर 217.81। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सो 217.81 डिवाइड बाय 82 into 0.022, वैल्यू निकालो। सर जैसे कल बात करी थी कि अगर कैलसी से निकालें और ऐसे निकालें तो थोड़ा सा फर्क आता है, तो चलेगा ना सर? वो थोड़ा फर्क का क्या मतलब है बता मेरे को? हाउ मच इज द डिफरेंस? आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस विल बी देयर। सर वैसे केएम आ रहा है 8.279 एट ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 17333.8। 7299 सर, 8.2799। हाँ ठीक है, तो 99 को इसको चेंज करो तो ये क्या हो गया? 2.78 हो गया मोटा मोटी। यस सर। हाँ जी खत्म बात। सर इससे भी वही अभी शुरू की बात है, थोड़ी सी एप्रीहेंशंस रहती हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली करो चाहे कैलकुलेटर पे करो, कुछ खास फर्क नहीं आएगा एब्सोल्यूट, क्योंकि हम जाई डॉट एबीसी पे रहे हैं, फर्क कोई आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है फर्क आना। हम 3 डेसिमल तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में सर नंबर 4 डीवी टैंक सी सेंटर का दिया, ये कैसे डाटा निकालेंगे सर? अब बेटा कल परसों मैंने जो बात की थी ना, 11 12 13 14 15 वाले पेज पे जाओ, वहां पे बैलास्ट टैंक वाले कॉलम पे जाओ और वहां से नंबर 4 डीबी सेंटर का डेटा निकालो। यस सर, यस, थैंक यू सर। है ना, ये शुरू में बताया था और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पता लगे कि डेटा हमें निकालना कहाँ से है। और देखो जहाज में भी तो हम ऐसे ही करेंगे, हमें क्या पता जहाज का जिस टैंक में हम डाल रहे हो केजी का है, किताब से ही निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी डू इट ऑन बोर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, आसानी क्या है, जहाज के ऊपर हमारे पास लोडिकेटर होता है, तो लोडिकेटर में ये सारी वैल्यूज प्री फेड होती है।
बट अगर कभी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो ऐसा ही करेंगे जैसा हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। प्लीज डू दी होमवर्क टिल क्वेश्चन नंबर 20 एट होम इन द 2 days coming days which are your holidays. Thank you very much. Thank you, guys. Have a Nice weekend sir. Nice Thank you, weekend. sir. अभी nice weekend. सर कहाँ नाइस वीकेंड सर कहाँ चलो okay guys bye. take care, sir.